डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट इस प्रकार से है। पाकिस्तान में इमरान खान के समर्थकों की हिंसा में अब पाकिस्तानी मंत्री भारत का नाम घसीटने लगे हैं। पाकिस्तान के शिक्षा मंत्री राणा तनवीर हुसैन ने दावा किया है कि इमरान खान भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के एजेंट हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान दुश्मनों के एजेंडे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तनवीर हुसैन ने मांग की है कि इमरान खान की पार्टी पीटीआई पर बैन लगाया जाए। नवाज शरीफ की पार्टी के वरिष्ठ नेता तनवीर ने कहा है कि 9 मई को सैन्य ठिकानों पर हमलों के बाद अब पीटीआई एक राजनीतिक दल नहीं रह गई है। तनवीर ने पीटीआई को एक दुष्ट पार्टी करार दिया है। इस बीच पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार ने संकेत दिया कि देश में जारी सियासी गतिरोध को दूर करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से बातचीत की जा सकती है, बशर्ते वह अपनी गलतियों को ठीक करने के लिए कदम उठाए। साथ ही 9 मई को हुई हिंसा के लिए देश से माफ़ी मांगे। उल्लेखनीय कि इमरान खान की इस्लामाबाद उच्च न्यायालय परिसर से हुई गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों ने देश भर में हिंसक प्रदर्शन किया था और सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया था। डार ने रविवार को जियो समाचार चैनल के कार्यक्रम में रविवार को बातचीत का संकेत ऐसे समय दिया है जब सत्तारूढ़ गठबंधन पहले ही खान की वार्ता की पेशकश को एक ककर ठुकरा चुका है कि बातचीत नेताओं से होती है, न कि आतंकवादियों से। पाकिस्तानी तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई पार्टी ने 9 मई की हिंसा के मामले में प्रशासन द्वारा बड़े पैमाने पर की जा रही कार्रवाई के बीच सरकार से चुनाव की तारीखों पर वार्ता के लिए 7 सदस्यीय समिति गठित की है। बता दें कि 9 मई की हिंसा के बाद पीटीआई के खिलाफ की जा रही कार्रवाई की वजह से पार्टी अस्तित्व के संकट से गुजर रही है और कई वरिष्ठ नेता रोजाना दल को छोड़ रहे हैं। डार ने कहा कि अगर वह खान सुधारात्मक कदम उठाते या 9 मई की हिंसा के लिए देश से माफ़ी मांगते तो बातचीत हो सकती है। डार ने रेखांकित किया कि 9 मई की दुर्भाग्यपूर्ण घटना से पहले सरकार और पीटीआई के प्रतिनिधि गंभीरता से बातचीत कर रहे थे और चुनाव की तारीखों को छोड़ बाकी सभी मुद्दों पर सहमति बन गई थी। मंत्री ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन सभी का अधिकार है, लेकिन सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमलों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। रूस और भारत के बीच दोस्ती लगातार बढ़ती जा रही है। यूक्रेन युद्ध के कारण भारत पर रूस से दोस्ती तोड़ने के लिए काफ़ी दबाव पड़ा। इसके बावजूद भारत अपने ऐतिहासिक संबंधों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ है। आज भारत रूस से रिकॉर्ड स्तर पर तेल खरीद रहा है। हथियारों की खरीद में कमी जरूर आई है, लेकिन यह अब भी प्रभावी स्तर पर बना हुआ है। यूक्रेन युद्ध के बावजूद भारत को S-400 मिसाइल सिस्टम की 3 रेजिमेंट की डिलीवरी हो चुकी है। दोनों देशों में कामोव के A-226 हेलीकॉप्टरों की डील पर बातचीत जारी है। इसके अलावा भारत हिंद महासागर और दक्षिण हिंद सागर के जरिए रूस के व्लादिवोस्तोक तक एक नया परिवहन गलियारा बनाने पर काम कर रहा है। इतना ही नहीं, भारत की प्लानिंग व्लादिवोस्तोक में एक सैटेलाइट सिटी बनाने की भी है। भारत ने रूस के सुदूर पूर्व में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण व्लादिवोस्तोक के पास एक सैटेलाइट सिटी बनाने में रुचि व्यक्त की है। भारत पीएम मोदी की फार ईस्ट पॉलिसी के हिस्से के रूप में इस शहर में बंदरगाह, सड़कें और ऊर्जा बुनियादी ढांचा बनाना चाहता है। रूस भी व्लादिवोस्तोक में भारत की उपस्थिति का उत्सुक है। रूस के व्लादिवोस्तोक पर चीन भी दावा करता है। फार ईस्ट और आर्कटिक के विकास के रूसी मंत्री एलेक्सी चेकुनोकोव के अनुसार मॉस्को और नई दिल्ली उत्तरी समुद्री मार्ग NSR के साथ एक ट्रांस आर्कटिक कंटेनर शिपिंग लाइन और प्रसंस्करण सुविधाओं को लॉन्च करने की संभावनाओं पर भी चर्चा कर रहे हैं। चेकुनकोव ने मार्च में भारत की यात्रा के दौरान इस योजनाओं पर चर्चा की थी। इस दौरान उनकी भारतीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से मुलाकात भी हुई थी। दोनों मंत्रियों ने भारत से यूरोप तक कार्गो ट्रांसपोर्ट के लिए एक वैकल्पिक मार्ग पर भी चर्चा की थी। इस दौरान पूर्वी जलमार्ग के जरिए भारत और रूस के बंदरगाहों का इस्तेमाल करते हुए व्यापार करने की बात हुई थी। भारत से व्लादिवोस्तोक तक एक कंटेनर भेजने की लागत मॉस्को से 30% कम है। सुएज या पनामा नहरों के माध्यम से व्यापार की तुलना में आर्कटिक मार्ग समय की काफ़ी बचत कर सकता है। यह दक्षिण एशिया को यूरोप से सीधे जोड़ सकता है। सोवियत काल में इसका उपयोग मुख्य रूप से आर्कटिक में अलग थलग बस्तियों में माल की आपूर्ति के लिए किया जाता था। पिछले साल रूस ने भारत को अपनी ऊर्जा खरीद पर G7 प्राइस कैप के बीच रूसी तेल बीमा के रूप में बड़ी क्षमता वाले जहाज़ों को पट्टे पर देने और निर्माण करने की पेशकश की थी। 2021 में भारत और रूस ने नागरिक जहाज निर्माण के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का वादा किया है। यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की उपलब्धियों के बारे में बात कर ले। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अंतरिक्ष में NVS-01 नेविगेशन उपग्रह को सोमवार को लॉन्च कर दिया। यह भारतीय नौवहन नैविक सेवाओं की दूसरी पीढ़ी के उपग्रहों में से पहला है। उपग्रहों की NVS श्रृंखला उन्नत सुविधाओं के साथ नाविक प्रणाली को बढ़ाएगी। सेवाओं का विस्तार करने के लिए इस श्रृंखला में अलग से L1 बैंड सिग्नल शामिल है। NVS-01 में पहली बार स्वदेशी परमाणु घड़ी लगाई गई है। GSLV F-12 या NVS-01 मिशन का प्रक्षेपण सोमवार सुबह 10:42 श्रीहरिकोटा से किया गया। इस जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV मिशन को लगभग 2232 किलोग्राम वजन वाले NVS-01 नेविगेशन सैटेलाइट को
जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में तैनात करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह तारामंडल में सबसे भारी 2232 किलोग्राम का उपग्रह है। GSLV F12 NVSO-1 का लॉन्च के साथ ही मिशन पूरा हो गया है। लगभग 19 मिनट की उड़ान के बाद NVS-01 उपग्रह को सटीक रूप से भू समकालिक अंतरण कक्षा में अतः प्रेक्षित किया गया है। हम ये भी जान लें कि नाविक पीढ़ी क्या है। इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS का परिचालन नाम नाविक है, जिसे भारतीय नक्षत्र के साथ नेविगेशन के लिए बनाया गया है। ये भारत और भारतीय मुख्य भूमि के आसपास लगभग 1500 किलोमीटर तक फैले क्षेत्र में सटीक रियल टाइम लोकेशन समय सेवाएं प्रदान कर रहा है। वर्तमान में IRNSS तारामंडल में 7 उपग्रहों में से प्रत्येक का नाम नाविक रखा गया है। इनका वजन बहुत कम, लगभग 1425 किलोग्राम है। ये सभी हल्के पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसरो के वर्क हाउस लॉन्च रॉकेट पर सवार होंगे। NVS-01 की उपग्रह की खासियत क्या है? परमाणु घड़ी। उपग्रह में रुबिडियम परमाणु घड़ी होगी, जो भारत द्वारा विकसित एक महत्वपूर्ण तकनीक है। इसरो के बयान के मुताबिक स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित अंतरिक्ष योग्य रुबिडियम परमाणु घड़ी एक महत्वपूर्ण तकनीक है जो केवल कुछ देशों के पास है। दूसरी पीढ़ी के उपग्रह L5 और S फ्रिक्वेंसी सिग्नल के अलावा एक तीसरी फ्रिक्वेंसी L1 सिग्नल भेजेंगे। यह सिग्नल चेतावनी योग्य उपकरणों में बेहतर उपयोग के लिए सहायक होंगे। बता दें कि L1 फ्रिक्वेंसी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली फ्रिक्वेंसी में से एक है। यह क्षेत्रीय नेविगेशन सिस्टम के उपयोग को बढ़ाएगी। NVS-01 में परमाणु घड़ी का क्या महत्व है? मौजूदा उपग्रहों में से कई ने उनमें लगी परमाणु घड़ियों के विफल होने के बाद लोकेशन डेटा देना बंद कर दिया था। एक उपग्रह आधारित पोजिशनिंग सिस्टम परमाणु घड़ियों का उपयोग करके ही किसी सिग्नल को भेजने और वापस आने में लगने वाले समय को सटीक रूप से मापकर वस्तुओं का स्थान निर्धारित करता है। घड़ियों की विफलता का अर्थ है कि उपग्रह अब सटीक लोकेशन देने लायक नहीं है। इसरो के अनुसार वर्तमान में केवल 4 इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS उपग्रह स्थान सेवाएं प्रदान करने में सक्षम है। अन्य उपग्रहों का उपयोग केवल संदेश सेवा के लिए किया जा सकता है, जैसे आपदा चेतावनी या मछुआरों के लिए संभावित मछली पकड़ने के क्षेत्र की जानकारी प्रदान करना है। असफल परमाणु घड़ियों के अलावा उपग्रहों की आयु दूसरी बड़ी चिंता है। IRNSS-1A को 1 जुलाई 2013 को कक्षा में लॉन्च किया गया था। अगले साल 1B और 1C उपग्रह लॉन्च किए गए थे। तारामंडल के सभी 3 सबसे पुराने उपग्रह अपने 10 साल के मिशन जीवन के अंत के करीब हैं। इसरो ने कहा कि 7 उपग्रहों के समूह को पूरी तरह सुचारू बनाए रखने के लिए कम से कम 3 नए उपग्रहों को कक्षा में स्थापित किया जाना चाहिए। नाविक का इस्तेमाल किसके लिए होगा? स्थलीय, हवाई और समुद्री नेविगेशन, सटीक कृषि जियोडेटिक सर्वे, आपातकालीन सेवाएं, बेड़े प्रबंधन, मोबाइल उपकरणों में स्थान आधारित सेवाएं, उपग्रहों के लिए कक्षा निर्धारण, समुद्री मत्स्य पालन, वित्तीय संस्थानों, पावर ग्रिड और अन्य सरकारी एजेंसियों के लिए समय सेवाएं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आधारित अनुप्रयोग, सामरिक अनुप्रयोग। आइए अब हम इसराइल के बारे में बात कर लें। इजरायली सेना ने नेवल आयरन डोम सी डोम का सफल परीक्षण किया है। इसका उद्देश्य समुद्र में इसराइल के हितों की रक्षा करना है। इजरायली सेना ने सोमवार को घोषणा की कि उसने समुद्र में प्राकृतिक गैस बुनियादी ढांचे की रक्षा के लिए डिज़ाइन किए गए अपने SAR 6 मैगन नौसैनिक जहाज पर परीक्षण की एक श्रृंखला को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। यह परीक्षण इसराइल की सरकारी डिफेंस कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने आयोजित किया था। आयरन डोम दुनिया का सबसे शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम में से एक है। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से रॉकेट, मिसाइल और मोर्टार को मार गिराने के लिए किया जाता है। इजरायली मीडिया हारेट्स की रिपोर्ट के अनुसार जिन प्रणालियों का परीक्षण किया गया उनमें से एक सी डोम था। यह आयरन डोम का नौसैनिक वेरिएंट है। इजरायली सेना के बयान के अनुसार इन परीक्षणों के दौरान रॉकेट और क्रूज मिसाइलों के अलावा ड्रोन हमलों का भी नाकाम बनाने में अभ्यास किया गया है। इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेट ने कहा कि सी डोम प्रणाली समुद्र में इसराइल की रक्षा क्षमताओं में महत्वपूर्ण छलांग है। यह इसराइल को समुद्री क्षेत्र में बढ़ते खतरों के सामने अपने श्रेष्ठता परिचालन स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने में सक्षम बनाती है। सी डोम को इसराइल की आयरन डोम डिफेंस सिस्टम से विकसित किया गया है। आयरन डोम राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम और इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ का बनाया गया एक मोबाइल ऑल वेदर एयर डिफेंस सिस्टम है। इस सिस्टम को 4 किलोमीटर से 70 किलोमीटर की दूरी से दागे गए कम दूरी के रॉकेट और तोप खाने के गोले को रोकने और नष्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। 2011 से 21 तक अमेरिका ने आयरन डोम डिफेंस सिस्टम में कुल $1.6 बिलियन का योगदान दिया है। आयरन डोम को पहली बार 27 मार्च 2021 में बेशरबा के पास तैनात किया गया था। 7 अप्रैल 2011 को सिस्टम ने पहली बार गाज़ा से लॉन्च किए गए एक रॉकेट को सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट किया था। 10 मार्च 2012 को इस सिस्टम ने गाज़ा से लॉन्च किए गए 90% से अधिक रॉकेटों को मार गिराया था।
2012 के अंत में इसराइल ने कहा था कि उसने आयरन डोम की इंगेजमेंट सीमा को 70 किलोमीटर से बढ़ाकर 250 किलोमीटर कर दिया है ताकि ये एक साथ दो दिशाओं में आने वाले रॉकेटों को रोक सके। आइए अब हम बेलारूस के प्रेसिडेंट के बारे में कुछ बात कर लें। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको को मॉस्को के एक अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती कराया गया है। लुकाशेंको रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करने मॉस्को पहुंचे थे, लेकिन पुतिन से मुलाकात के तुरंत बाद ही उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बेलारूस में विपक्ष के नेता वालेरी सेप्कोलो ने बताया कि लुकाशेंको की तबीयत खराब होने के बाद मॉस्को के सेंट्रल क्लिनिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने बताया कि लुकाशेंको को पुतिन के बीच बंद कमरे में बातचीत हुई थी, जिसके बाद लुकाशेंको की तबीयत बिगड़ गई। सेप्कालो ने बताया कि रूस के शीर्ष डॉक्टर लुकाशेंको का इलाज कर रहे हैं, लेकिन उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। सेप्कालो ने जानकारी दी कि लुकाशेंको के खून को साफ करने की प्रक्रिया चल रही है। बता दें कि आमतौर पर शरीर में जहर पहुंचने के बाद खून को साफ करने की प्रक्रिया की जाती है। यही वजह है कि लुकाशेंको को जहर देने की चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बेहद करीबी माना जाता है। इससे पहले रूस के विक्ट्री डे परेड में भी लुकाशेंको शामिल हुए थे। हालांकि वो परेड खत्म होते ही अपने देश रवाना हो गए थे। लुकाशेंको की तबीयत भी बीते काफ़ी समय से खराब चल रही है। हालांकि लुकाशेंको ने दावा किया था कि सब ठीक है, वह जल्दी इससे उबर जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।